चलिए आज से हम लोग जीआईसी स्टार्ट कर रहे हैं। और जीआईसी में बहुत ही जो प्रोमिनेंट ऑथर हैं, पोएट्स हैं, उनको हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे ताकि अगर पीजीटी का एग्जाम पहले होता है तो उसके लिए भी आप लोग के लिए बेनिफिट मिल जाए। तो हम लोग रोमांटिक एज के जो प्रोमिनेंट हैं ऑथर शैली से स्टार्ट करेंगे। आइए देखते हैं रोमांटिक पीरियड के बारे में थोड़ा सा हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हुए चलते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में क्या पहला तो ये है कि अगर पूछा जाए कि रोमांटिक पीरियड कब से कब तक माना जाता है तो 1785 या यू कैन से दैट 98 ना, लिरिकल बैलेट जब से आता है तो वहां से भी माना जाता है। वहां से लेकर के 1830 टू 1832 तक माना जाता है। ये दोनों डेट आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये दोनों कोई भी मिल सकता है, 50 भी 98 मिल सकता है और 32 भी मिल सकता है। मीन्स यू कैन से दैट अराउंड 45 ईयर्स का जो टाइम पीरियड होता है वो रोमांटिक पीरियड के अंतर्गत आता है। आइए थोड़ा सा जनरल व्यू देख लेते हैं। जो रोमांटिक पीरियड था इंग्लिश लिटरेचर में एक बहुत ही लाइक एक प्रकार से रिवोल्ट ला देता है, ठीक है। क्योंकि वहां पे पहले जो इससे पहले के जो सारे पीरियड्स थे वो अपने आप को भूल करके वो समाज के जैसे बोलते हैं ना क्लासिकल चीजों पे या यू कैन से दैट बहुत मॉडर्न मतलब अपने आप को भूल करके और सब चीजों पे बात किया करते, बहुत प्रोफेशनली यू कैन से दैट अर्बनाइजेशन पे फोकस किया करते थे। लेकिन जैसे रोमांटिक पीरियड आया तो उसमें बोला गया कि देखिए खुद को भी बात करिए, खुद से भी रिलेटेड अपने जो आपके ओन एक्सपीरियंस है उससे रिलेटेड हमें बात करना चाहिए। देखते हैं एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि इट इमर्ज इन द लेट 18th सेंचुरी से स्टार्ट होता है और इसका जो पिक बोल सकते हैं कि रोमांटिक पीरियड का जो पिक टाइम होता है वो मिड 19th सेंचुरी। मोस्टली ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं तो बड़ी कंफ्यूजन होता है कि 18th है 19th है किसको लगाएं। तो क्वेश्चन दो तरीके से बनेगा। अगर इसको देखा जाए स्टार्टिंग में तो 18th सेंचुरी, उसके बाद अगर ये पूछा जाए कि कौन से टाइम में पिक पे था अपनी जो रोमांटिक पीरियड था पिक में कब था, तो ये यू कैन से दैट मिड 19th सेंचुरी। ओके, किसके अगेंस्ट था अगर ये पूछा जाए कि रोमांटिक पीरियड जो था वो किसके अगेंस्ट था, तो रेशनैलिटी ऑफ द एनलाइटमेंट पीरियड के अगेंस्ट था। ओके, जैसा कि हमने बताया बौद्धिकता पे और अर्बनाइजेशन पे इन सब चीजों पे फोकस नहीं करते थे। आइए कुछ कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। फोकस किस पे किया गया, इमोशंस पे, इंडिविजुअलाइजेशन पे और इमेजिनेशन पे और नेचर पे। और देखते हैं यहाँ पे किसको मतलब किस पे एम्फेसाइज करते हैं, ब्रेक फ्रॉम रीजन इन रेशनैलिटी। मतलब बोलते हैं तर्क वितर्क की जरूरत नहीं है, ये तो एक प्रकार से जो फ्लो है निकल रहा है उसे बहने दो। वर्ड्सवर्थ कहते हैं ना कि ट्रिंक्वालिटी, तो बोलते हैं कि जो आपकी शांत भावना के अंदर निकल रहा है उस ऑथर को निकाल देना चाहिए, उसे बहुत ज्यादा मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सेलिब्रेट क्या करते हैं, नेचर एंड द कॉमन मैन को सेलिब्रेट करते हैं। हाईलाइट क्या करते हैं, देखिए ये सब क्वेश्चन बन सकते हैं कि रोमांटिसिज्म किस चीज को सेलिब्रेट करते हैं, तो नेचर और कॉमन मैन को। हाईलाइट किसको करते हैं, इंडिविजुअल एक्सपीरियंस को, ठीक है। आइडियलाइज क्या होता है, विमेन एंड एम्ब्रेस्ड आइसोलेशन एंड मेलेंकली। बोलते हैं कि जो ये अकेलापन है, ये जो दुख है, मतलब मेलेंकली मतलब दुख नहीं है, तो होता है चिंतन होता है, ठीक है। चिंतन को आप क्या करिए, एम्ब्रेस्ड करिए, गले लगाइए, उसे अपने करीब रखिए, उसे भागना नहीं है। आगे देखते हैं ओरिजिन इस टर्म का कहाँ से हुआ। जो रोमांटिसिज्म है ये डिराइव होता है फ्रेंच वर्ड रोमाउंट से। ये सब इंपॉर्टेंट और बहुत ही डीप में है, तो कहीं से भी क्वेश्चन आता है तो आप लोग टैकल कर पाएंगे बहुत ही इजली। ओके, रिमाउंट मीनिंग अ रोमांटिक स्टोरी टोल्ड इन अ वर्स। मतलब जो आपकी रोमांटिक स्टोरी, देखिए रोमांटिक जब वर्ड आता है तो दिमाग में बड़े ख्याल आते हैं क्योंकि मॉडर्न युग के हम लोग हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। नेचर के प्रति जो प्रेम होता है, उस लव को जो हम एक्सप्रेस करते हैं, वही है रोमांटिक पीरियड ना, उससे यहाँ पे बात की जा रही है। तो देखिए क्या होता है कि इसका जो मतलब होता है रोमांटिक स्टोरी टोल्ड इन अ वर्स। जो रोमांटिक स्टोरी होता है जो वर्स में हम बोलते हैं वही होता है रोमांट। इसका मतलब रोमांट का ये होता है। आगे देख लेते हैं, जैसा कि हमने बताया इट डज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू कॉन्सेप्ट ऑफ लव। इसमें प्यार का नहीं है, लाइक अ केयर है ना। प्यार की जो सबसे पहली जिसे बोल सकते हैं स्टेयर होता है वो क्या होता है, वो होता है केयर। तो केयर से स्टार्ट होता है, नेचर का केयर करना। वो वही धीरे धीरे जैसे हम केयर करते रहते हैं, केयर ही कब प्यार में बदल जाता है पता ही नहीं चलता, वो सबके लाइफ में होता है। चाहे हम किसी से भी प्रकृति से प्यार करें, एनिमल से प्यार करें, पर्सन से प्यार करें, तो पहला स्टार्ट होता है केयर से। आगे देख लेते हैं लिटरेरी अप्रोच ऑफ रोमांटिसिज्म में। इसमें भी देखिए जैसा कि हमने बताया फोकस किया जाता है इमोशंस पे, इनर लाइफ
of the writer, and you can say that often drew from autobiographical material. जैसा कि हमने बताया कि ये जब अपनी inner thought को express करेंगे तो obviously ये क्या हो जाएगा, इसमें जो टच आएगा वो autobiographical material का ही टच आएगा। एंड आगे देख लेते हैं, सर्व एज अ टेम्पलेट ऑफ फॉर द वर्क। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मार्क अ शिफ्ट फ्रॉम द ट्रेडिशनल लिटरेचर ऑफ द टाइम। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही इस पॉइंट को डिस्कस कर लिया था। इन्फ्लुएंस ऑफ द फ्रेंच रिवोल्यूशन, ठीक है, किससे इन्फ्लुएंस होता है, जो फ्रेंच रिवोल्यूशन होता है उससे होता है। रोमांटिक पीरियड वाज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय द आइडिया ऑफ द फ्रेंच रिवोल्यूशन। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्रेंच रिवोल्यूशन होता कब है, जी बताइए, कई बार हमने हिस्ट्री में पढ़ाया है जी, कब स्टार्ट होता है? 1789। बहुत अच्छे, 1789 में फ्रेंच रिवोल्यूशन स्टार्ट होता है। तो यहीं से ये क्या होता है, इन्फ्लुएंस होता है, इम्फेसाइज करता है रिटर्न टू नेचर। बोलते हैं ना, प्रकृति की ओर लौटो, प्रकृति को संभालो, प्रकृति को संवारो। वही अगर हम नेचर को संवारेंगे, नेचर हमें संवारेगा और संभालेगा। ठीक है, आगे अब हम लोग देख लेते हैं कि इस टाइम पे कौन कौन से मोनार्क आए थे। देखते हैं, तो पहला क्या क्या हो जाएगा, यहाँ पे जॉर्ज सेकेंड आए थे। ये इनके डायनेस्टी के नेम है, कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, तो हनोवर डायनेस्टी से ये चारों लोग बिलोंग करते थे। तो जॉर्ज सेकेंड हो गए, जॉर्ज थर्ड हो गए, जॉर्ज फोर्थ हो गए और विलियम फोर्थ। इनसे क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है ना, इनको भी ध्यान रखिएगा। लास्ट में कौन आता है, विलियम फोर्थ। ओके, अब देखते हैं हम लोग बायोग्राफी, किसकी बायोग्राफी पढ़ेंगे हम लोग, बताइए फटाफट। बहुत अच्छे, अब हम लोग शैली की बायोग्राफी पढ़ेंगे। देखते हैं इनका जन्म कब हुआ है, 4 अगस्त 1792 में इनफील्ड प्लेस, वॉर्नहम, ससेक्स, इंग्लैंड में इनका जन्म होता है। ये अपने पापा, इनके पापा का नाम भी जानिए, टिमोथी शैली, ठीक है, जो क्या होती है और क्या होते हैं, विंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। उनकी मम्मा होती है एलिजाबेथ, पिलफोर्ड के एल्डेस्ट सन होते हैं, ठीक है। और इनका जो मतलब पालन पोषण होता है बहुत अच्छे से होता है, लेकिन उसके बावजूद ये बड़े रिवेलियन होते हैं, बहुत ही ज्यादा इनके अंदर विद्रोही स्वभाव होता है, ठीक है। एजुकेशन देख लेते हैं, इन्होंने पहले सियोन हाउस एकेडमी से, उसके बाद फिर इटॉन कॉलेज से उन्होंने क्या किया था, एजुकेशन ग्रहण किया था। और इन्होंने बहुत ही ज्यादा फेस किया था। देखिए, जब किसी के अंदर ना इरिटेशन आता है सोसाइटी को लेके, कोई भी पर्टिकुलर जो वर्क सोसाइटी में चल रहा है उसके खिलाफ अगर दिमाग में चीजें आती है तो जरूर वो कहीं ना कहीं फेस किए होंगे। जैसा कि हम बता दें आपको कि ये जो मार्टिन लूथर थे, मार्टिन लूथर को माना जाता है ना कि ये भी एक प्रकार से समाज के लिए बहुत बड़ा काम किया, तो रिफॉर्मेशन लाए थे। तो कैसे हुआ, ये जब चर्च में गए, बहुत ही ज्यादा एजुकेटेड थे, वेल एजुकेटेड थे मार्टिन लूथर, तो जब वहां गए चर्च के जो पादरी लोग थे तो इनको भाव ही नहीं दिए, इनको नेग्लेक्ट कर दिए, इनको इग्नोर कर दिए। इवन यू कैन से दैट लाइक इनको मतलब एम्बैरेसिंग फील हुआ, बोलो नो इट्स नॉट बेटर फॉर अस ना। जब एजुकेटेड लोग बोलते हैं ना कि जब किताबें सड़क पे और जूते शोरूम में मिले, तो मतलब लोगों को ज्ञान की नहीं जूतों की जरूरत है। तो इस कॉन्सेप्ट को उनको लगा कि नहीं नहीं, ऐसे नहीं समझ में आएगा, इसको हमें समाज समझाना पड़ेगा, हमारी सोसाइटी को बदलाव लाने के लिए समझाना पड़ेगा। यहाँ से रिफॉर्मेशन स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ऐसा ही इनको भी बहुत ज्यादा ये सब चीजें फेस करना पड़ा। आगे देख लेते हैं, यस, कन्फ्रंटेशन होता है, उससे ज्यादा ये बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। शैली यूनिवर्सिटी में एंट्री लेते हैं, कौन से, ऑक्सफोर्ड में, कब, 1810 में। लेकिन एक ही साल के बाद इनको एक्सपेल कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। क्यों, क्योंकि इनका एक पैम्फलेट पब्लिश हो जाता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कौन सा पैम्फलेट होता है, द नेसेसिटी ऑफ एथेइज्म। इनका पैम्फलेट पब्लिश होता है और इसमें इनका रिवोल्ट जो रहता है देखने को मिलता है, और लगता है कि इससे समाज में जागरूकता। देखिए, जब चीजों को दबाया जाए इसका मतलब कि ये कहीं ना कहीं सकारात्मक प्रभाव भी दे सकता है, इस डर से लोग दबा रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से इसको लेकर के बहुत ज्यादा बवाल होता है और इनको यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाता है। ओके, आगे देख लेते हैं हम लोग पर्सनल लाइफ एंड मैरिजेस देख लेते हैं, इनकी शादियों से रिलेटेड। शैली मैरिड करते हैं, शादी करते हैं हैरियट वेस्टब्रुक से। कब शादी करते हैं, जब इन्हें यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाता है तो सोचते हैं कि कम से कम कुछ और ही कर लिया जाए,
पढ़ाई लिखाई तो नहीं हो पा रही है, तो कम से कम शादी करके जीवन ही आगे बढ़ाया जाए। तो 1811 में शादी कर लेते हैं हैरियट वेस्टब्रुक से। लेकिन जो इनकी शादी होती है बहुत अच्छे से नहीं होती, क्योंकि जब दिमाग में रिवोल्ट आता है तो वो सिर्फ समाज को लेके नहीं आता, तो फिर वो हर एक पर्सन के प्रति भी हमारे अंदर कंट्राडिक्शन चालू होने लगता है, कन्फ्रंटेशन होने लगता है ना। तो उसके बाद क्या होता है, इनकी जो वाइफ होती है बहुत मतलब यू कैन से दैट सुसाइड कर लेती है 1816 में। फिर उसके बाद क्या होता है, शैली दूसरी शादी करते हैं मैरी गॉडविन से, ठीक है। और फिर आगे इन्होंने इसको लिखा था फ्रैंकेस्टाइन, मैरी शैली ने ही लिखा था, ठीक है। और इनका भी जो रिलेशन होता है बहुत ही ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस के साथ, इमोशनल चैलेंजेस के साथ, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स इन्होंने अपनी सेकेंड वाइफ के साथ जो लाइफ इन्होंने स्पेंड किया उसमें भी इन्होंने बहुत सफर किया। आगे देख लेते हैं 1818 में शैली और मैरी इटली चले गए रहने के लिए, वेयर ही प्रोड्यूस सम ऑफ हिज ग्रेटेस्ट वर्क। अगर पूछा जाए कि इटली में जब वे शिफ्ट हुए तो उस समय इनका कौन सा वर्क आया, कौन सा वर्क आया, प्रोमेथेस अनबाउंड एंड ट्रिम्फ ऑफ लाइफ। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं इनकी जो मौत होती है बहुत ही ट्रेजिकली इनकी ये डाइड होते हैं, बोट एक्सीडेंट हो जाता है। कब होता है, 8 जुलाई 1822 में, महज 29 साल में, 29 साल की उम्र में इनकी मौत हो जाती है। और इनको क्या किया जाता है, क्रिमेटेड किया जाता है, मतलब समझ पा रहे हैं, जलाया जाता है, ना कि दफनाया जाता है। क्रिश्चियनिटी से इतर होकर के इनको दफनाया नहीं जाता है, जलाया जाता है। और इनके राख को क्या किया जाता है, स्कैटर्ड किया वो कर दिया जाता है। और उसके बाद देखिए कहाँ पे, प्रोटेस्टेंट सिमेट्री इन रोम में। आगे देख लेते हैं लिटरेरी करियर एंड मेजर वर्क इनकी कौन से हैं। इनका जो करियर रहा है बहुत ही प्रोलिफिक, so much of his work remained unpublished or was poorly received during his lifetime due to radical content की वजह से इनके कुछ ऐसे वर्क थे वो अनपब्लिश्ड हुए, मतलब पब्लिश नहीं कराए गए ना, कि अगर ऐसा किया गया तो समाज में बहुत ऐसी चीजें फैल जाएंगी। देखिए बहुत लोगों को डर होता है जो सत्ता में बैठे हैं, तुम्हें लगता है कि अगर सत्ता की सारी जानकारी पता हो गई तो वो चीज करके हमारी सत्ता छीन ली जाएगी, तो वो जानकारी को गुप्त रखना चाहते हैं ना। और अगर लगता है कि इनके माध्यम से ये चीज पता चल जाएगी तो उस चीज को भी दबाने की कोशिश की जाती है, वो हर एक सोसाइटी का नियम रहा है। आगे देख लेते हैं अर्ली वर्क्स एंड रेडिकल राइटिंग्स में क्या क्या आता है। अर्ली जो इन्फ्लुएंसेस होते हैं, शैलीज अर्ली पोएट्री वाज शेप्ड बाय हिज इंटरेस्ट इन गोथिक लिटरेचर एंड सुपरनेचुरल, एविडेंट इन वर्क्स लाइक जैस्ट्रोजी। इनका किस टाइप का वर्क है, गोथिक लिटरेचर के अंदर, हाँ गोथिक लिटरेचर के अंतर्गत आता है। एंड दूसरा कौन सा है, सेंट एरविन, या इसको क्या बोल सकते हैं, रोजीक्रूसियन, जो 1811 में आता है। इतनी ज्यादा गोचागाची कर दे रहे हैं आप लोग, डिस्टर्ब हो रहे होंगे ना। तो ये इनका गोथिक लिटरेचर के अंतर्गत आता है, जिसमें सुपरनेचुरल वेल नोन है गोथिक लिटरेचर क्या होता है। ओके आइए अब वो देखते हैं नेसेसिटी ऑफ एथिज्म, जिसकी वजह से इनको निकाल दिया गया, ठीक है। वैसे बोलते हैं ना कि कुछ अच्छा हो तो दाग अच्छे हैं, तो निकालने के बाद इनकी शादी हो गई, हालांकि शादी अच्छी नहीं चली, लेकिन फिर भी जिंदगी के कुछ पड़ाव को तो उन्होंने टच किया ना, अच्छी खट्टी मीठी यादों को भी उन्होंने देखा होगा। तो देखते हैं द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म। मैम एक्सक्यूज मी, यस मैम जो सैलीज का जस्ट्रोजी है ये मैम एनोनिमसली पब्लिश हुआ था। सॉरी हम फिर से बताएं, हम नहीं समझ पाए आप क्या बोल रहे हैं। मैम ये जो सैली का फर्स्ट वर्क है ना जस्ट्रोजी, ये एनोनिमसली पब्लिश हुआ था मैम। ओके हाँ अभी जो है एनोनिमसली मैं बता रही हूँ, हाँ अभी पहले हम इसको लोग डिटेल वर्क देखिए, में पढ़िए, फिर पहले बायो डिटेल, कंप्लीट करिए, डिटेल वर्क पढ़ेंगे अभी, सॉरी सारे एक सर एक पॉइंट कंफर्म कर पढ़ेंगे। रहे थे बस। हाँ 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 जी 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 ठीक है। ओके आगे देख लेते हैं नेसेसिटी ऑफ एथिज्म, जो 1811 में आता है। इनके को ऑथर ध्यान रखिएगा कि नेसेसिटी ऑफ एथिज्म जो शैली का वर्क है ये किसके कोलैबोरेशन के साथ होता है, किसके कोलैबोरेशन में लिखा आता है, तो थॉमस जेफरसन हॉक के कोलैबोरेशन में ये होता है। ध्यान रखिएगा को ऑथर्ड थॉमस जेफरसन हॉक होते हैं, ठीक है। ये किस पे अटैक करता है, रिलीजियस डोगमा, जो उनके सिद्धांत बने बनाए होते हैं उसके खिलाफ ही जाकर के बातें करते हैं, ठीक है। और जिसकी वजह से इनको एक्सपेल कर दिया जाता है, और मैं बता दूं कि लाइफ टाइम इनको क्रिटिसाइज किया जाता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं क्वीन मैब,
जो 1813 में आता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट इनके कुछ इंपॉर्टेंट जो वर्क हैं, देखिए वर्क इनका देखना इस वजह से भी जरूरी है, जब 4 ऑप्शंस आते हैं एलिमिनेट करने के लिए तो पता होना चाहिए कि शैली की कौन कौन से वर्क है। तो माइनर भी मेन भी दोनों हम सबको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम यहाँ पे सारे वर्क को 1 बाय 1 देखते चलेंगे। देखते हैं 1810 में ओरिजिनल पोएट्री बाय विक्टर एंड कजार कोलैबोरेशन विद एलिजाबेथ मैम आपकी शैली वॉइस की। ब्रेक हो रही है। क्या सबको मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है? नो मैम, नो मैम। ओके, आपकी साइड मैम हो सकता है प्रॉब्लम हो तो आप ना एग्जिट करके रिज्वाइन कर ले। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 1810 में एक और वर्क आता है पोस्थमस फ्रेगमेंट्स ऑफ मार्गरेट निकोलस के साथ इनका कोलैबोरेशन होता है, सॉरी मार्गरेट निकोलस, इनका कोलैबोरेशन होता है थॉमस जेफरसन हॉक, जो कि अभी हमने देखा है कि नेसेसिटी ऑफ एथिज्म के साथ जो उन्होंने कोलैबोरेट किया था। ओके, दूसरा कौन सा वर्क है इसको फिर से देख लीजिए आप लोग। यस, पोस्थमस फ्रेगमेंट्स ऑफ मार्गरेट निकोलसन। ठीक है, नेक्स्ट आता है डेविल्स वॉक 1812 में आता है, क्वीन मैब 1813 में आता है, 1815 में अलास्टर आता है जिसका एक सबटाइटल भी है द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड, ये पब्लिश होता है 1816 में। मॉन्ट ब्लैक 1816 में आता है, पब्लिश होता है 1817 में। म्यूटेबिलिटी 1816 में आता है, 1817 में आता है हाइम टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी। एंड नेक्स्ट आता है द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम जो पब्लिश होता है 1818 में और लिखा आता है 1817 में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। ओज़ेमेंडियस 1818 में आता है एंड रोजालिंड एंड हेलेन, ये आता कब है 1818 में और पब्लिश होता है 1819 में। नेक्स्ट देख लेते हैं इनका वर्क क्या है, लाइन्स रिटन अमंग द यूजेनियन हिल्स जो पब्लिश होता है 1819 में और लिखा जाता है 1818 में। 1819 में कौन सा वर्क इनका आता है, इंग्लैंड इन 1819 जो पब्लिश होता है 1839 में, 1839 में पब्लिश होता है। लव्स फिलॉसफी 1819 में आता है। ओड टू द वेस्ट विंड इंपॉर्टेंट वर्क है इनका, 1819 में लिखा जाता है, 1820 में ये पब्लिश होता है। 1819 में द मास्क ऑफ द एनार्की जो पब्लिश होता है 1832 में। जूलियन मेडालो जो आता कब है 1819 में, पब्लिश होता है 1824 में। पीटर बेल, ठीक है, एक प्रकार से एक पैरोडी है, किसका बताइए फटाफट, किसकी पैरोडी है? यस, विलियम बहुत अच्छे। 1819 में वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया था, उसी की पैरोडी एक साल बाद 1820 में शैली भी लिखते हैं ना। पीटर वेल द थर्ड करके आता है जो पब्लिश होता है 1839 मैम में। आपकी स्क्रीन भी शो नहीं है और वॉइस भी ब्रेक हो रही है अभी भी। ठीक है मैम, ठीक है मैम सब कुछ। आप रिज्वाइन करिए, ठीक है, आप रिज्वाइन करिए। सबके साइड प्रॉब्लम है, इसका मतलब मेरी साइड प्रॉब्लम नहीं है। ओके, हो सकता है बारिश की वजह से आपकी साइड प्रॉब्लम हो रही हो। नेक्स्ट देखते हैं, अब मैं ऊपर आ गया हूँ छत पे, तो अब सही आ रहा नेटवर्क। ओके, जितने लोग को प्रॉब्लम हो रही हो कुलदीप सर के द्वारा दिया हुआ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करके सब छत पे चले जाएं। आगे देखते हैं, लेटर टू मारिया गिसबॉर्न जो पब्लिश होता है 1824 में। टू स्काईलार्क इंपॉर्टेंट है, कई लोगों ने लिखा है तो इसको ध्यान रखिएगा। शैली ने कौन सा लिखा है, टू अ स्काईलार्क जो 1820 में आता है। द क्लाउड 1820 में आता है। द सेंसिटिव प्लांट 1820 में आता है। 1820 में आता है द विच ऑफ एटलस जो पब्लिश होता है 1824 में और लिखा जाता है 1820 में। एडोनिस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका जॉनरा पूछा जाता है, इसका जॉनरा अगर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? यस, एक प्रकार से पेस्टोरल एलेजी है, बहुत अच्छी। दूसरा एडोनिस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसके ऊपर लिखा गया है, तो किसके ऊपर? जॉन कीट्स के ऊपर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो 1821 में लिखा गया है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं एपी साइकोडियन जो 1821 में आता है। एंड 1821 में म्यूजिक व्हेन सॉफ्ट वॉइसेस डाई ये पब्लिश होता है 1824 में।
1822 में वन वर्ड इज टू ऑफन प्रोफेंड जो पब्लिश होता है 1824 में। एक दर्ज आता है, दर्ज आप लोग को पता होगा, ठीक है ना। 1822 में आता है, दर्ज भी इन्होंने लिखा है, पब्लिश होता है 1824 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1822 में लिखा जाता है द ट्रिम्फ ऑफ लाइफ, ये अनफिनिश्ड है, ध्यान रखिएगा। द ट्रिम्फ ऑफ लाइफ इनका अनफिनिश्ड वर्क है, पब्लिश होता है 1824 में। और यहाँ पे देखिए पोम का लास्ट क्या है 1824, जो पोस्थुमस पोम्स के नाम से आता है। तो आज हम लोग सिर्फ पोम ही कवर करेंगे, ठीक है। यहाँ तक में किसी को कोई डाउट हो बता सकते हैं जी। डू यू हैव एनी डाउट? ओके, थैंक यू ऑल। थैंक यू Thank you very much. वेलकम एवरीवन। Thank you, sir. Thank you. हमारी स्क्रीन विजिबल हुई आप लोगों को? जी यस सर। Yes, sir. Yes. Very student. क्रिटिक्स जो है जीआईसी में प्रेस्क्राइब्ड है। सबसे पहले क्रिटिक्स अरिस्टोटल ही है। अरिस्टोटल को जो है सर रिकॉर्डिंग लगा दीजिए, शायद हम- किसी को प्रॉब्लम है कुछ। जी रिकॉर्डिंग चल रही है। ओके सर। हाँ रिकॉर्डिंग चल रही है। ये वीडियो मिल जाएगा आप लोगों को, यूट्यूब पे मिलेगा। अरिस्टोटल जो है जीआईसी के प्रेस्क्राइब्ड क्रिटिक हैं। अरिस्टोटल के साथ साथ जो है हम लोग ड्राइटन और बेन जॉनसन और मैथ्यू आर्नल्ड, इलियट, ये भी सब पढ़ेंगे। अच्छा, जो ये राइटर इसमें प्रेस्क्राइब्ड है एज ए क्रिटिक, तो आप देखेंगे ये हैं तो जीआईसी के, लेकिन क्वेश्चन टीजीटी में भी आपको इनसे मिलता है, ट्रेंड ग्रेजुएट में मिलता है। कैसे? आज अभी पोएटिक्स पढ़ेंगे आप, तब आपको जो है एहसास इस चीज का होगा कि टीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वर्क कितना इम्पोर्टेंट है। जस्ट वेट। अरिस्टोटल की पोएटिक्स है, क्योंकि हमें जो है सिर्फ इनके क्रिटिसिज्म से लेना देना है, तो बहुत ज़्यादा इनकी बायोग्राफी, अदर वर्क, ये सब कुछ नहीं हम पढ़ते हैं। सिर्फ जो है थोड़ा सा एक उनका एट ए ग्लांस जानकारी मिल जाए कि आखिर ये कौन है, और फिर चलना तो हमको इनके क्रिटिसिज्म पे भी है। अभी जितने भी हम टॉपिक्स कवर कर रहे हैं उनका पर्पज जीआईसी कम पोस्ट ग्रेजुएट है, पीजीटी। अभी उतनी डेप्थ में हम नहीं जा रहे हैं जितना कि जीआईसी में क्वेश्चन बनते हैं। हम उस डेप्थ को टच कर रहे हैं जहां से जीआईसी के साथ साथ हमारा काम पोस्ट ग्रेजुएट का हो जाए, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएट की ऑलरेडी हम लोग फॉर्म डाले हुए हैं, उसके एग्जाम के लिए वेट कर रहे हैं। तो पोस्ट ग्रेजुएट में भी ये सारी चीजें पूछी जाती हैं, तो वो हमारा कवर हो जाए, इसलिए जो है हम लोग यहाँ पर जो है क्रिटिसिज्म और राइटर को कवर कर रहे हैं। बाकी वो कैब और ग्रामर ये सारा कुछ तो आपका जो है 4:30 बजे वाले सेशन में मिलता ही है। दूसरी चीज एक ये भी है, जितना हम लोग डेली का डेली पढ़ रहे हैं उतना ही डेली का डेली जो है हम टेस्ट भी करेंगे। आज हम लोगों ने 4:30 वाले सेशन में ग्रामर पढ़ी है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन, तो कल आपको नाउन पे टेस्ट मिल जाएगा। कम से कम 25 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन कुछ भी हो सकते हैं, जितने बन जाए क्वेश्चन। और जो है दूसरा टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा है राइटर में, जॉन डन को पढ़ा, एलटी ग्रेड के राइटर हैं ये, तो जॉन डन पे आपको टेस्ट मिल जाएगा। टेस्ट जो है आपको मिलेगा हमारे पोर्टल पे examix.com पे, उसका लिंक हम आपको ग्रुप में भेज देंगे, एलटी का वाले ग्रुप में जो न्यू ग्रुप बना हुआ है। आप जब चाहें तो उसको जो है कर सकते हैं। उसमें एक विकल्प ये भी है कि आप उसको री अटेम्प्ट कर सकते हैं। एक बार सपोज दैट 30 क्वेश्चन का है, आपके 20 सही हुए, और जब 20 सही हो गए तो नीचे उसमें ऑप्शन आपको मिलता है
वहां से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, आल सेलेक्ट कर सकते हैं। आल के साथ साथ में जो है आप अनअटेम्प्टेड वाले सेलेक्ट कर लो या डाउटेड जो है वो सेलेक्ट कर लो, फिर वो देख लो, आप सही से देख लो। फिर एक ऑप्शन री लॉगिन पे आपको मिलेगा री अटेम्प्ट का, तो जो क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं उनको री अटेम्प्ट कर लो, मतलब 100% 30 के 30 आपने पूरे कर लिए। अब दोबारा से करना है तो री अटेम्प्ट भी कर सकते हो, फिल्टर भी कर सकते हो। तो बहुत ही अच्छी सुविधा जो है उसमें बनाई गई है ताकि जो है आप उसको अच्छे से 30 क्वेश्चन कवर कर सको। पर्पज ये है इन 3 क्वेश्चन का कवर कराने का, आपने पढ़ा है, पढ़ने में कितना चीजें आपके दिमाग में गई हैं वो आपका जो है ये एमसीक्यूज 25-30 क्वेश्चन आपके जो है आपको बता देंगे। फिर आपके दिमाग में टेंशन बढ़ेगी, अरे भाई 30 क्वेश्चन थे और 30 क्वेश्चन में हमारे 20 सही हुई, इसका मतलब 10 क्वेश्चन गलत हो गए और 10 का मैटर ही नहीं हम समझ पाए इसका मतलब। तो फिर से आप नोट्स पढ़ेंगे, फिर से वीडियो देखेंगे, वो पूरा कॉन्सेप्ट आपका जो है क्लियर हो जाएगा। तो पहले पढ़ना है और पढ़ने के बाद जो है आपको टेस्ट भी करना है। हालांकि जो हमारी पेड की पूरी एक्टिविटी है, पढ़ना है, पढ़ने के बाद वीडियो रिकॉर्डिंग आपको देना है और फिर आपको नोट्स पीडीएफ का उपलब्ध कराना है, और ये दोनों पढ़ लीजिए। फिर इसके बाद जो है हम आपको जो है टेस्ट उपलब्ध करा देंगे। टेस्ट सारे जो है examix.com पे ही होंगे। नोट्स का पीडीएफ आप लोगों को मिलेगा, वो भी जो भी पेड के साथी होंगे उनको। ये 1 हफ्ते का जो है हमारा 6 डे का हमारा डेमो है। आप लोग इसको डेमो लेते रहें, समझते रहे चीजों को, आपके लिए बेनिफिट है। तो फिर हम आगे फीस की बात करेंगे। अभी 6 डे जो है एंजॉय करिए और अन्य साथियों को भी प्रमोट करिए। कम से कम 6 दिन वो चीजों को आगे देख सकते हैं। 6 दिन में जो है इतना हम बता देंगे, टीजीटी पीजीटी जिस भी एग्जाम में जाओ कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन जो है आप वहां से करोगे हमारे इस 6 दिन में। अगर 2 से 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन भी हो सकते हैं आपके, इसके मालिक बनना चाहते हो अभी से तो आप लगातार बने रह सकते हो। बाकी आपका ज्ञान से आप परिपूर्ण हैं, आपको किसी अन्य ज्ञान की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल सब तैयार है, तो फिर आप अपने हिसाब से चीजों को निर्णय ले सकते हैं। हम देखेंगे अरिस्टोटल का जो है पोएटिक्स। अरिस्टोटल के विषय में थोड़ा सा जानते हैं। अरिस्टोटल 384 to 322 BCE बिफोर ईस्वी वाज ग्रीक फिलोसफर। एक ग्रीक फिलोसफर है। अगर टेट सुपर टेट पढ़े हैं तो वहां पे भी आप साइकोलॉजी में इनको खूब पढ़े होंगे। ये तो ऐसे एक विभूति हैं, आपको कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़िए आपको अरिस्टोटल वहां मिल ही जाएंगे। चाहे पॉलिटिक्स पढ़िए, चाहे ज्योग्राफी पढ़िए, चाहे फिजिक्स पढ़िए, किसी भी जगह पर जाइए आपको अरिस्टोटल से मुलाकात करनी ही करनी। पता नहीं भगवान ने सारे प्रकार की जो है बुद्धि इनको ही दे रखी थी। हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं, वहां भी अरिस्टोटल पढ़ रहे हैं। एंड पॉलीमैथ widely regarded as one of the greatest thinker in the western philosophy, a student of Plato, प्लेटो के स्टूडेंट रहे हैं। टीचर ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट, अलेक्जेंडर द ग्रेट के टीचर रहे हैं और प्लेटो के शिष्य रहे हैं। अरिस्टोटल मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द वेरियस फील्ड इंक्लूडिंग लॉजिक, मेटाफिजिक्स, इथिक्स, पॉलिटिक्स, बायोलॉजी एंड लिटरेरी थियरी। हम लोगों का जो पढ़ना है वो पढ़ना है लिटरेरी थियरी। ये सारे के सारे टॉपिक अन्य दूसरे लोग भी पढ़ते होंगे जो दूसरे उनके सब्जेक्ट रहे होंगे एग्जाम के। ही फाउंडेड हिज ओन स्कूल द लाइसियम। ये स्कूल जो है कभी पूछा सकता है, आपका जनरल क्वेश्चन है, बन सकता है लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से। इन एथेंस, एथेंस के रहने वाली थी। स्टेगेरिया नाम का एक स्थान था एथेंस में, वहां पे रहते थे। where the taught the developed his ideas, Aristotle's work such as Nicomacheans, ethics and politics. ये poetics है। In drama he proposes the rhetoric features ethos, pathos, logos, और स्पीचेस में जो है एपिडैक्टिक और फाइल्सिक्स एंड डेलिबरेटिव स्पीचेस के विषय में भी इन्होंने अपने विचार रखे हैं। इथास, पैथास, लोगोस ये हम लोगों ने डिटेल टर्म्स में पढ़े हैं। हम देखते हैं अब थोड़ा सा आउटलुक पोएटिक्स का। ये जो पोएटिक्स है ट्रांसलेटेड बाय एच.एच. ब्यूचर। एच.एच. ब्यूचर ने इसको जो है ग्रीक से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। आपसे क्वेश्चन पूछा सकता कि पोएटिक की ओरिजिनल लैंग्वेज क्या है,
तो ये ग्रीक में ओरिजिनली लिखी गई थी क्योंकि ग्रीक के ऑथर हैं। Aristotle Poetic is the foundation work in the study of literature, particularly focusing on the nature of elements of tragedy. जनरली इस पे ट्रेजिडी की बातें जो है ज्यादा करी गई है, हालांकि कॉमेडी पे भी इन्होंने एम्फेसाइज किया है, लेकिन ट्रेजिडी की टर्म्स और उसकी डिफिनेशंस को ज्यादा अच्छे से इन्होंने एलिबरेट किया है। Written in 4th century BCE, the work discusses poetry as an art form, especially in inability to imitate the human actions and provoke emotions responses in its audience. ये theories हम लोगों ने ट्रेजिडी और कॉमेडीज के जो टर्म्स होते हैं वहां पर चीजों को देखा है। अरिस्टोटल कैटेगराइज डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोएट्री एंड ड्रामा, एनालाइज देयर यूनिक फीचर एंड फंक्शंस। इन्होंने कई प्रकार से जो है ड्रामा को जो है डिफाइन किया और उसके फीचर को एनालाइज किया, जहां से कई बार क्वेश्चन जो है बनते हैं। पोएटिक्स इज ट्रेडिशनली डिवाइडेड इन 2 मेन पार्ट्स। हम फर्स्ट पार्ट की बात करेंगे। फर्स्ट पार्ट डील विद द ट्रेजिडी। फर्स्ट पार्ट में ट्रेजिडी डील करी गई है। आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है कि इन व्हिच पार्ट ट्रेजिडी इज वाज डील्ड बाय अरिस्टोटल। तो फर्स्ट पार्ट में व्हिच इज द प्राइमरी फोकस ऑफ द सर्वाइविंग टेक्स्ट। द पोएटिक्स इज आल्सो a defense of the value of tragic art, refuting the idea that art is simply mimicry without intellectual and emotional merits. Aristotle's purpose 7 characteristics of tragedy. कितनी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई है? 7 जो है फीचर्स इन्होंने ट्रेजिडी के बताए हैं। अब यहाँ से एक एक फीचर से क्वेश्चन जो है आपको किसी भी एग्जाम में देखने को मिल सकता है, नॉट ओनली GIC। इमिटेटिंग अ सीरियस एक्शन। अब आप अगर TGT का ट्रेंड ग्रेजुएट के प्रीवियस पेपर हल कर रहे हैं, प्रैक्टिस पेपर हल कर रहे हैं, तो इस पॉइंट से आपको वहां पर क्वेश्चन देखने को मिला होगा। क्या है ट्रेजिडी? क्या है? इमिटेटिंग अ सीरियस एक्शन। सीरियस एक्शन को इमिटेट करता है। एप्रोप्रिएट लेंथ, उसकी एक लेंथ एप्रोप्रिएट होनी चाहिए। रिदम एंड हार्मनी होनी चाहिए। कॉम्बिनेशन ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स, जो उसके डिफरेंट सब टाइटल्स हैं, जो उसके प्लॉट्स दिए गए हैं या जो उसकी स्टोरीज हैं, उसकी जो सेटिंग्स हैं, जो लोकेशंस है, उसका एक समन्वय दिखना चाहिए। परफॉर्म रेदर देन नरेशन। इन्होंने इस चीज को एम्फेसाइज किया है कि ये सिर्फ परफॉर्मिंग होनी चाहिए, ना कि कोई कैरेक्टर आया है सामने सिर्फ बताया जा रहा है कि हमारे जो है इतने बीघे जमीन है, इतने ट्रैक्टर है, इतने ट्राली है, सब मार गढ़े जा रहा है। ऐसा नहीं, परफॉर्मेंस होना चाहिए ऑडियंस के सामने जो है। एंड प्यूरिफाइज द इमोशंस। लास्ट में जो है इमोशंस प्यूरिफिकेशन, परगेशन, कैथारसिस वगैरह सब कुछ पढ़े हैं हम लोग ना, ये सारी चीजें होनी चाहिए, तब जाके आप ट्रेजिडी को अच्छी ट्रेजिडी मान सकते हो। और इन्हीं नॉर्म्स को जो है फॉलो करते हुए ट्रेजिडीज लिखी गई हैं। हालांकि जो विलियम शेक्सपियर हैं, उन्होंने जो है किसी भी तरह के रूल्स को जो है एज इट इज फॉलो किया हो, ऐसा नहीं है। उन्होंने कई बार ऐसे वर्क्स लिखे हैं जो पहले से क्लासिकल रूल्स थे, उनको वो वायलेट करते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि कौन कौन सा उनका ट्रेजिक वर्क अपने अरिस्टोटल्स जो नाम्स हैं, जो उनका जो है मेजरमेंट्स थे, उनको जो है वो इमिटेट जो है वायलेट करते हैं। अरिस्टोटल डिस्कस द नेचर, structure and components of the tragedy including important concept like mimesis। ये क्वेश्चन बना है, इसका जो है मतलब होता है इमिटेशंस, और आपको TGT में भी ये क्वेश्चन देखने को मिला होगा। कैथारसिस, परगेशन ऑफ इमोशंस, ये भी आपको TGT के प्रैक्टिस पेपर में मिला होगा। द 6 एलिमेंट ऑफ ट्रेजिडी, ये भी कई बार पूछा गया है कि ट्रेजिडी के एलिमेंट्स कितने हैं, तो कितने अरिस्टोटल ने बताया? 6 बताया है। कौन कौन से? प्लॉट, कैरेक्टर, थॉट्स, डिक्शन, मेलंकली एंड स्पेक्टेकल्स। ये सारे के सारे आपने लिटरेरी टर्म से पढ़े हैं और GIC का ये जो है प्रेस्क्राइब्ड चैप्टर है आपका। एंड द प्रिंसिपल ऑफ ड्रामेटिक कंस्ट्रक्शंस, यहाँ पे राइजिंग एक्शन, फॉलिंग एक्शंस और एक्सप्लोशंस, क्लाइमेक्स, एंटी क्लाइमेक्स, ये सारा कुछ यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा।
अब हम बात करते हैं इसका पार्ट 2 का। पार्ट 2 एड्रेस कॉमेडी इपिक पोएट्री बट दिस सेक्शन इज लार्जली लॉस्ट। लेकिन इसका जो ज्यादातर हिस्सा है वो लॉस्ट हो गया, वो खो गया। ट्रेजिडी का पोर्शन तो पूरा मिलता है, लेकिन जो कॉमेडी की इनकी डेफिनेशंस वगैरह थी तो वो ज्यादा जो है प्रेजेंट नहीं है मॉडर्न टाइम में। ओनली अ फ्यू रेफरेंस, अ फ्यू मतलब कुछ ही, टू इट एग्जिस्ट एंड स्कॉलर्स स्पेकुलेट अबाउट द कंटेंट बेस्ड ऑन अरिस्टोटल ट्रीटमेंट ऑफ ट्रेजिडी एंड व्हाट ही से अबाउट एपिक पोएट्री एंड इन द फर्स्ट पार्ट। जो फर्स्ट पार्ट है उसी के आधार पर जो स्कॉलर्स हैं ये मानते होंगे कि पोएट्री में ये चीजें कैसे इन्होंने कही होंगी। नोट, thus the poetic is generally considered to have had two parts, but only the portion dealing with tragedy is extant in full। लेकिन ये जो है फुल पार्ट नहीं होता है, सेकंड पार्ट इसका गायब दिखाया जाता है। अब इसका जो है हम देखेंगे चैप्टर्स ऑफ द बुक। इसमें कौन कौन से जो है चैप्टर्स इस बुक में हैं। जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ पोएट्री जैसे है चैप्टर 1 से 4 तक के दिया है। ऐसे जनरली बायोग्राफिया लिटरेरिया से बनता है कि ये फला डिफिनेशन किस बुक में दी हुई है। ऐसे ही क्वेश्चन बनता है कि अरिस्टोटल की पोएटिक्स में ये इस चीज की डिफिनेशन या इमिटेशन मेमिसिस ये किस में कहा गया है, कैथारसिस किस में है और परगेशन किस में बताया गया, किस बुक में बताया गया है। तो ये चीज जो है क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं। तो आज जो है पोएटिक्स जो है हम लोग यहीं तक रखेंगे। आज जनरल इंट्रोडक्शन हुआ, कल से हम इनके टर्म्स देखेंगे कि कौन सा टर्म या कौन सा जो है इन्होंने फीचर किस जो है चैप्टर में दिया है अरिस्टोटल की इस पोएटिक्स में। तो आज का जो क्रिटिसिज्म पे हमारा सेकंड सेशन था पोएटिक्स का वो यहीं तक रहेगा। फर्स्ट सेशन में आप लोगों ने पढ़ा शैली को हिस्टोरिक बैकग्राउंड के साथ, प्रियांशी मैडम ने बहुत अच्छे से बताया आप लोगों को। और ये सेकंड पार्ट आपका पोएटिक्स रहा अरिस्टोटल के द्वारा। इन दोनों चैप्टर को मिला करके कल आप लोगों को कुछ एमसीक्यूज मिल जाएंगे, पढ़िए। अभी पीडीएफ आपके पास नहीं है तो वीडियो मिल जाएगा, वीडियो आप उसको रिवाइज कर लीजिए। फिर इसके बाद जो है एमसीक्यूज टेस्ट पोर्टल पे दीजिए और अपना जो है मूल्यांकन करिए और दोबारा से रिवाइज करिए। सेशन हमारा आज का यहीं तक, मिलेंगे कल एज यूजुअल 8:15 पे। आज का समय जो है आपका 8 बजे का था, ध्यान रखिए। कल का जो हमारा सेशन होगा वो 8:15 पे होगा। क्योंकि आज 8 बजे सेशन चला गया था इसलिए जो है हम इसको 8 बजे ही किए, कल से 8:15 पे होगा। अब जो अगला सेशन हमारा होगा वो होगा ओपन सेशन। हालांकि अभी तो सब कुछ ओपन चल रहा है, टीजीटी को हम जो है छोड़ नहीं रहे। टीजीटी की किसी तरह से तैयारी हमारी खत्म नहीं होनी चाहिए या जरा सी भी डाउन नहीं होनी चाहिए। हम एलटी पढ़े चाहे जीआईसी पढ़े चाहे पीजीटी पढ़े, उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से 25 एमसीक्यूज पर डे टीजीटी के मिसलेनियस आप लोगों को जो है दिए जाते हैं, प्रियांशी मैडम कराती हैं। वो सिलसिला जो है अनवरत चलता रहेगा, खत्म हो जाएंगे दोबारा रिवाइज कराया जाएगा। तो अब हम चलते हैं जो लास्ट सेशन आज का है टीजीटी का 25 एमसीक्यूज बाय प्रियांशी मैम। प्रियांशी मैम काइंडली प्रोसीड। Thank you so much, sir. Once again, all of you, good evening. Hope so my screen is visible, all of you. Good evening, ma'am. Voice आ रही है हमारी आप सबको? जी बता दें। Yes, ma'am. Okay. Just wait. Very good evening. Just wait. स्क्रीन हमारी विजिबल हो गई आप सबको? No, मैम। नहीं दिखा आप सबको? हो गई मैम। ओके चलिए, जैसा कि हम लोग 25 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप लोग फटाफट अगर कंफर्टेबल जोन में हैं तो रिप्लाई करते जाइए। पहले देखिए नरेशन हमें चेंज करना है, जैसा कि हमने ट्रिक बताया, कुछ भी नहीं करने की जरूरत है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑप्शन बी। बहुत अच्छे, आस्क्ड मिल गया, लेकिन
कैसे, पहले आपका समझिए। बी कैसे होगा, जब आस्क्ड हो जाएगा तो बी दैट कैसे लगेगा, और हाउ जब है तो हमें और ऑप्शन सही बोला। जरूरत ही नहीं है, हमें एज इट इज इसे फॉलो करना पड़ेगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए प्रोनाउन की प्रॉब्लम हो रही है जी, डी ऑप्शन डी होगा सही मैम। है। बहुत अच्छे। आई आस्क्ड हिम हाउ ही न्यू दैट ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बस इलिमिनेट करिए क्वेश्चन को। देखिए बोलते हैं ना, मोटा देख के डरना नहीं चाहिए, पतला देख के लड़ना नहीं चाहिए। हाँ, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। Which Shakespeare play has the line "Don't waste your love on somebody who don't value it"? कहाँ से लाइन दी गई है? रोमियो एंड जूलियट। बहुत रोमियो एंड जूलियट से लाइन दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच इज द सेकेंड अर्लीस्ट इंग्लिश ट्रेजेडी इन ब्लैंक वर्ड्स? सेकेंड की बात कर रहा है, फर्स्ट तो सबको पता होगा, अब सेकेंड से अगर क्वेश्चन बनता है तो क्या होगा आंसर जी बताइए। जोकास्टा, जो 1566 में आता है, जॉर्ज गास्कन का है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान रखिए आप लोग। नेक्स्ट आता है चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रेनेसां वाज, क्या होता है? Emphasize on humanism. बहुत अच्छे, एम्फेसाइज करता है यस ह्यूमनिज्म पे। ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। यहाँ पे हमें बताना है कि क्या हम रिप्लेस करें अगर जरूरत हो तो। आई एम नॉट टेलिंग दैट यू शुड हंट आउट पीपल टू परस्यू योर पॉलिसीज। क्या हो जाएगा, क्या टेलिंग सही है, क्योंकि अंडरलाइन दिया है, मतलब गलती यहीं पर होनी चाहिए। यस, यहाँ पे फॉर्मल कन्वर्सेशन की बात की जा रही है, तो यहाँ पे सही, हाँ जी बहुत अच्छी, सही ज्यादा अप्रोप्रिएट हो जाएगा। ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू ऑफ मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट? पैराडाइज लॉस्ट रिलेटेड कौन सा यहाँ पे स्टेटमेंट ट्रू है? क्या होना चाहिए, पैराडाइज लॉस्ट इज अ रेनेसां प्रोटेस्टेंट इंग्लिश Option B. बहुत अच्छी, ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द डिवाइस कॉल्ड बाय विच अ राइटर एक्सप्रेसेस almost the opposite meaning to what he ostensibly speaks? क्या करते हैं, आजकल बड़े सर्च कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे कुछ न कुछ तो आयरनी की जा रही है। हाँ जी, तो क्या करते हैं, अपोजिट बोलते हैं ना, बोलते हैं ना कि अरे वाह शर्मा जी का तो लड़का टॉप कर गया नीचे से ना, तो वहां पे क्या की जा रही है, वो तो आयरनी की जा रही है। आगे देख लेते हैं, a reference to characters and events, methodology means, क्या हो जाएगा, यस ये हो जाएगा, ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट। बहुत अच्छा। नेक्स्ट आता है, फ्रॉम वेयर डिड वर्ड्सवर्थ गेट आइडिया दैट एजुकेशन ऑफ नेचर इज सुपीरियर टू बुकिश लर्निंग? कहाँ से इनको मिला? रूसो। बहुत अच्छे, ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट, बहुत अच्छे। नेक्स्ट आता है यहाँ पे, a sequence of 5 feet are words of that length is called। 5 feet है, ध्यान रखिए, वेल नोन है, क्या हो जाएगा, पेंटापोडी। ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। ध्यान रखिए, इसको फिर से देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, a sequence of 5 feet are words of that length is called। पेंटा मीन्स 5 होता है, वेल नोन है, कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, इतने से ही दिमाग में रख लीजिए, पेंटापोडी। ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, पोएटिसिज्म इज, क्या है ये, एक वर्ड्स है दैट आर नॉर्मली यूज्ड इन पोएट्री एंड नॉट इन प्रोज। पोएटिसिज्म की बात की जा रही है, तो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं प्रोज में नहीं आना चाहिए, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम लव क्वारल्स ऑफन इन प्लीजिंग कंकर्ड एंड नॉट वेडलॉक ट्रेचरी। ये लाइन कहाँ से ली गई है? सैमसन एज एन एक्सप्रेसिव, बहुत अच्छे, ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज इज परफॉर्म्ड ऑन जून 23 एवरी ईयर? वेल नोन है, क्या हो जाएगा, मिडसमर नाइट्स ड्रीम। ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डार्क कॉमेडी? डार्क कॉमेडीज में से कौन सा है? मेजर फॉर मेजर, बहुत अच्छे, ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट। बैथोस का मतलब क्या होता है? बैथोस जानते ही हैं, जो अनइंटेंशनली होता है, याद रखिएगा, एंटी क्लाइमेक्स और बैथोस में यही छोटा सा बस अंतर है, यहाँ पे क्या होगा, अनइंटेंशनली होगा, रेडिकुलस
descent from the exalted to the common place. ऑप्शन बी should be correct. ठीक है, आगे देख लेते हैं. The bright day is done. बहुत अच्छी लाइन है. खूबसूरत पल चले गए, अब हमें अंधेरे का सामना करना पड़ेगा. किसने कहा था? क्लियोपेट्रा ने कहा. क्लियोपेट्रा ने. बहुत अच्छे. एंटोनियन क्लियोपेट्रा में क्लियोपेट्रा कहती हैं. नेक्स्ट आता है, he will not be joining the rat race which starts around this time every year as the board exam draw close. अब यहाँ पे बताना है कि क्या draw close को हम रिप्लेस कर सकते हैं. तो no correction required मीन सही है. ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट. आगे देख लेते हैं. सेमिनल मीन्स, सेमिनल का मतलब क्या होता है? क्या होता है? ओरिजिनल होता है. सेमिनल ओरिजिनल. ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. यस, व्हाट इज क्वेंटन? क्वेंटन क्या होता है? एक 5 लाइन. बहुत अच्छे. 5 लाइन्स. बहुत अच्छे. 20 देख लेते हैं. इन विच फॉर्म ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट अपीयर? ओके, अपीयर. सॉलिट्यूड समटाइम्स इज बेस्ट सोसाइटी. बहुत इंपॉर्टेंट है लाइन. कौन सा बुक में देखने को मिलता है? बुक नंबर 9 में. कहाँ पे? पैराडाइज लॉस्ट में. ओके, 21 देखते हैं. सेक्सटेन. सेक्सटेन क्या होता है? तो सेक्सटेन क्या होता है? एनी स्टेंस 6 लाइन्स. और क्या होता है? और होता है another word of 6cm. तो means both A and B should be correct. Now 22. Words which is measured by the number of stresses rather than by the number of syllables in a line is known as. क्या हो जाएगा? Verse. Strung verse means option A should be correct. How, according to Milton, in his On his blindness, does one best serve God? कौन अच्छे से भगवान की सेवा करता है? तो उनके दिए हुए दर्द को जो आसानी से सहन कर जाता है ना, तो क्या हो जाएगा? By submitting quietly. बहुत अच्छे. ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट. 24 में क्या होता है? द स्पीकर अलायंस melancholy with. किसके साथ melancholy होते हैं? डार्कनेस ऑफ द अंडरवर्ल्ड. ऑप्शन सी करेक्ट. लास्ट क्वेश्चन है, क्या है? क्रिटिकल ए से शेक्सपियर्स इंग्लिश किंग्स हैज बीन रिटन बाय. किसके द्वारा लिखा गया है? शेक्सपियर्स इंग्लिश किंग्स हैजलिट के. ठीक है, तो इस तरीके से 24 क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत अच्छे से किया. किसी क्वेश्चन में कोई डाउट बचा हो पूछ सकते हैं जी. ओके, थैंक यू ऑल. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सर. सेशन यहीं पर वाइंड अप होता है हम लोगों का.